ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कड़ी में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ही सीरीज में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अगला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप वैसे तो टेलीस्कोप, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। मतलब दूर बहुत, देखो टेलीस्कोप का मतलब होता है दूर की चीजों को देखना, दूर की चीजों को पास लाने की कोशिश करना इमेज के रूप में। दूर की चीज पास नहीं आएगी, है ना, उसको इमेज के रूप में पास लाना, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। और हम डायरेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। अब हम दूर का देख रहे हैं तो बिल्कुल चंद्रमा, स्टार, मून, मतलब एक ही बात होगी, चंद्रमा मून इनको देखना है हमें। तो आज पहले बेसिक्स, वही फंडामेंटल्स देखते हैं ना। तो टेलीस्कोप, टेली, अच्छा टेलीविजन, टेलीविजन, टेली माने होता है दूर, टेलीविजन क्या बोलते हैं टेलीविजन को हिंदी में? दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूर का दिखाने वाला टेलीविजन, है ना, टेलीविजन। टेलीफोन, टेली दूर, दूर, दूर से बात कराने वाला, दूरभाष, है ना। टेलीपैथी, दूर से ही दूसरे बंदे को सुन लेना, ठीक है। और ऐसे ही टेलीस्कोप, दूर की चीजों को पास में विजन करना। सोचो दूर की चीजें यदि पास में आ जाती, एक्चुअल में आ जाती, तो लोग, मैं तो बड़ा फायदा उठा लेता है नहीं। हाँ हाँ, तो वही चीज, टेली वर्ड का मतलब होता है दूर। अब उसे ठीक है ना, टेलीग्राम, टेली कम्युनिकेशन, और भी वर्ड बता रहे हैं। तो फिलहाल टेलीस्कोप समझ में आ गया होगा। टेलीस्कोप दूर की चीजों को पास में एज ए इमेज कन्वर्ट करना, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार संता गया, ठीक है, संता आवाज दे रहा था अपने दोस्त को, हाँ टेली क्रश, अर्श ने सही वर्ड ढूंढा, टेली क्रश, टेली दिशा पटानी है नहीं, चलो। तो एक बार संता था, ठीक है, ऐसे हरकत नहीं करनी। वही दूरबीन जो बच्चे देखते हैं ना, बच्चों को खिलौने के रूप में भी मिल जाती है ना, वही चीज, उसी दूरबीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूर से बीन बजाना नहीं है, पे बीन आ रहा था इसमें, हिंदी में बोलते हैं, आई डोंट नो दूरबीन नाम क्यों दिया है इसे, आई डोंट नो इसे बीन नाम क्यों दे दिया है, दूरबीन, लेकिन हिंदी में दूरबीन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो एक मिनट, संता था, वो टेलीस्कोप समझ गया, नहीं ये मतलब फीलिंग्स समझना आप मेरी। दोस्त दे रहा था, ओ बनता, ओ बनता इधर आ, दूर था बनता, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा, बनता इधर आ, इधर आ, बनता इधर आ। अब बनता दूर था, उसे आवाज नहीं पहुंच रही होगी। नाउ संता अप्लाइड द ट्रिक, उसने दूरबीन लगाई, सेट किया, संता इधर आ, ओ बनता इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ठीक है नहीं, काम करेगा नहीं टेलीस्कोप? ये बताओ, टेलीस्कोप काम करेगा या नहीं करेगा? उसने दूरबीन लगाई, बनता तो पास आ गया, बनता इधर आ, इज इट ओके? नहीं करेगा, क्यों? पास आता गया, करना तो चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, क्योंकि बनता एक्चुअल में पास, उसके कान थोड़ी नहीं पास हो गए। अच्छा हाँ, जैन सही कह रहा है, काश ये काम करता तो हमारी बात अपने क्रश तक पहुंच जाती है नहीं। चलिए लेट्स, अब आते हैं टेलीस्कोप, और हम पढ़ेंगे सीधे पहले टेलीस्कोप, सीधे पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, थोड़ा ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। बहुत बातें हो गई, अब मुद्दे पे, पढ़ाई पे बात करते हैं। मैंने पहली क्लास में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की अप्रोच में क्या अंतर है। माइक्रोस्कोप हम वहां यूज करते हैं जहां ऑब्जेक्ट के हम पास जा सके, जो ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला सके। मैं यदि यहां पर ये लेंस से देख रहा हूं, ठीक है, सपोज करो, तो मैं या तो ऑब्जेक्ट को पास ला सकता हूं ना, छू के पास ला सकता हूं, ऑब्जेक्ट को दूर ले जा सकता हूं, या खुद पास जा सकता हूं, खुद दूर जा सकता हूं। इट इज, यहां पे हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। लेकिन जहां ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, जहां ऑब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते, ना ही ऑब्जेक्ट को अपने पास बुला सकते, नदी से किनारे, नदी के उस किनारे बहुत दूर एक पेड़ है, आप जाओगे कैसे पास में? मून इतना दूर है, आप कैसे मून और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस एडजस्ट करोगे? तो ऐसी जगह टेलीस्कोप यूज करते हैं। पहली बात में मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। माइक्रोस्कोप में द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड क्या बोला, ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेबल, उसे एडजस्ट कर सकते हो। इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने इसी को एडजस्ट किया था। लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। आप यहां से स्टार को देखोगे तो आप स्टार से तो नहीं कहोगे ना, थोड़ा आगे आ जा, थोड़ा बाएं आ जा, थोड़ा पीछे हट जा, थोड़ा, यार प्लीज, नहीं कर सकते ना। हाँ,
बाइनोकुलर, हाँ उसी का छोटा रूप होता है, बिल्कुल ठीक, बाइनोकुलर उसी का छोटा रूप होता है, बिल्कुल ठीक। हाँ नहीं, बाइनोकुलर इज टेलीस्कोप लाइट, ऐसे समझ लो, ठीक। अब समझिए मेरी बात, बार बार समझना, मून को देख रहे हो, स्टार को देख रहे हो, ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा आप अपनी छत पे पहुंच जाओगे, छत पे भी पहुंच जाओगे तो ये माना जा सकता है ना आपने मून और अपने बीच की डिस्टेंस कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी जगह टेलीस्कोप यूज करते हैं, यानी टेलीस्कोप के नसीब में लाइट इनफाइनाइट सी आनी है, टेलीस्कोप के नसीब में जो लाइट है वो इनफाइनाइट, जबकि माइक्रोस्कोप में लाइट कहां से आ सकती थी, 25 सेंटीमीटर तक से आ सकती थी, 25 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट रख सकते थे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट 25 सेंट, बताओ हमने माइक्रोस्कोप कब यूज किया, पहले ऑब्जेक्ट पास लाए पास लाए पास लाए और 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं दिख रहा, तब माइक्रोस्कोप यूज किया, याद है ना। अल्फा क्या था हमारा, अल्फा ये था, याद दिलाता हूं, ये अल्फा था और ये 25 सेंटीमीटर था, मैं अल्फा की बात कर रहा हूं, फिर पीछे आंखें थी, ये था माइक्रोस्कोप के लिए अल्फा, 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं दिख रहा, तब हम माइक्रोस्कोप यूज करते थे। लेकिन यहां हम मून को 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हैं, इमेजिन करो, या बहुत दूर एक टावर है उसे 25 सेंटीमीटर पे, यार इमेज के रूप में आ सकता है, एक्चुअल में तो नहीं हो सकता ना। अब 25 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगी तो वो तो हमें छोटा क्यों दिखेगा। यहां ऑब्जेक्ट वास्तविकता में छोटे होते हैं, यहां माइक्रोस्कोप के सिनारियो में ऑब्जेक्ट वास्तविकता में ही छोटे होते हैं, है ना, इसलिए इनका अल्फा छोटा बनता है। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट वास्तविकता में छोटे नहीं है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है इसलिए छोटा बनता है। मून इतना बड़ा है लेकिन वो हमसे दूर है, तभी तो उसका विजुअल एंगल छोटा बन रहा है, ठीक है। अब यहां अल्फा की डेफिनेशन अब बदलेगी, अभी तक अल्फा की डेफिनेशन ये थी, इट इज दैट विजुअल एंगल विच इज फॉर्म्ड एट आई, इट इज दैट विजुअल एंगल विच इज फॉर्म्ड एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी और ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। नाउ यहां अल्फा, जैसे सपोज करो ये मून है ना, और ये हमारे अर्थ का टकला है। अब बताइए यदि सर यहाँ अर्थ के किसी सरफेस पे किसी पॉइंट पर मान लो मथुरा यहाँ है, तो यदि मैं यहाँ पर भी हूं, जब मैं अर्थ इतना बड़ा बना रहा हूँ तो मैं खुद कितना बड़ा होगा, मेरे हाथ की दूरबीन कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ अल्फा का मतलब होता है, सपोज करो, अच्छा अभी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया, तब ये अल्फा होता था। मैं यदि मून की तरफ देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं मून, ठीक है, मून की तरफ देख रहा हूं, ठीक, तो अब जो मून एंगल बना रहा होगा आंखों में, अब मेरी आंखें यही तो होंगी, यही तो होंगी आंखें, सपोज करो मैं यहां आ गया, तो ये जो एंगल बनना है इसको बोलते हैं अल्फा। इस एंगल को, मून के डायमीटर ने जो एंगल बनाया है अल्फा, दिस अल्फा कैन नॉट बी एडजस्टेबल, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फार अवे। और जब लाइट बहुत दूर से आती है ना, बहुत दूर से आती है, तो हम रफली बोलते थे कि इंफिनिटी से आ रही है। अभी मैं और कोशिश करूंगा इंफिनिटी वर्ड समझाने की आज। तो अल्फा, ये अल्फा लिखा है मैंने, शायद नहीं दिख पा रहा हो तो अल्फा लिखा है इस एंगल को, आप समझ गए नहीं समझ गए अल्फा क्या चीज है। यहां और अल्फा और यहां अल्फा में अंतर था, यहां अल्फा तब माना गया था जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है, यहां अल्फा वो है जब ऑब्जेक्ट जहां है वहीं से देखो। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखना है, ऑब्जेक्ट को तो तुम छू ही नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल आपकी आंखों पे बनाया वही एंगल है, आपको इसे बड़ा करना है। अब देखिए फील करना, मून साइंस में पढ़ते ना खूब बड़ा डायमीटर होता है, लेकिन इतनी दूर इतनी दूर, आज आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना, छत पे जाना, और आज नहीं तो जिस दिन फुल मून हो, फुल मून देखना, अपनी उंगलियों के बीच में देखना, एक आंख बंद कर लेना और देखना कितने दायरे में मून दिख जाएगा, इतने से में पूरा मून दिख जाएगा, इतने से में, बिलीव मी, पूरा मून इतने से में दिख जाएगा। आप फील करिए कितना छोटा अल्फा बना है, फील करिए कि आपकी आंखों पे कितना छोटा सा अल्फा बना है, इतने से में। और यदि आप यूं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने इतनी उंगली खोली भी है नहीं खोली, आपको तो शायद पता भी नहीं चल पा रहा होगा। लेकिन आप यदि किसी डिस्टेंस को देखोगे, मून छोड़ो, किसी डिस्टेंस टावर को देखोगे, इतने से में पूरी टावर जनरेट हो जाएगी। आप सोच सकते हो टावर कितनी बड़ी थी, आपने उसकी औकात कितनी कर दी, दिस बिकॉज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू, हमारी आंखें और उसके बीच में। अगेन एक और अल्फा का एग्जांपल देता हूं, ये तो मून हो गया, मान लो ये कोई डिस्टेंट टावर है, ये डिस्टेंट टावर है, टावर, और उससे मैं 10 किलोमीटर दूर हूं, केएम लिखना मैंने, केएम किलोमीटर, ठीक है, और सपोज करो मैं उसके पास नहीं जा सकता, टावर तो वैसे भी पास नहीं आएगी, मुझे वो 10 किलोमीटर दूर से ही देखनी है, और उसकी जितनी भी हाइट होगी, तो सोचो कितना छोटा लगेगा वो। तो इसने जो एंगल बनाया आंखों पे, इस एंगल को हम अल्फा पुकारेंगे, दिस इज आई, इज इट ओके।
ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ पे अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज दैट विजुअल एंगल विच इज फॉर्म्ड एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं से एंगल, उसे आप 25 पे ला ही नहीं सकते। जबकि पिछली बार अल्फा वो था जब ऑब्जेक्ट को पास लाओ पास लाओ पास लाओ 25 सेंटीमीटर तक लाइए, तो उसकी उस समय जो मैक्सिमम विजुअल एंगल था विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो अल्फा था। तो ये दो फिगर अपने दिमाग में रख लीजिए, आपकी पूरी 12th ऑप्टिक्स तो हो जाएगी। अब आ जाइए आगे, यहां मैं कुछ चीजें समझाता हूं। ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है? हम इतने दिन से इनफाइनाइट इनफाइनाइट यूज कर रहे थे कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, लेकिन वास्तविकता में क्या है? इनफाइनाइट से लाइट आएगी क्या? चलिए फील कराता हूं आज, ठीक है? बताइए, यदि मैं यहां पर इमेजिन करो, आंखें हटा के एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, आंखें हटा दी मैंने, कॉन्वेक्स लेंस ले दी। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है सपोज करो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट कहां पर है? 10 किलोमीटर। मैं आपसे पूछ सकता हूं इमेज कहां बनेगी? मैं ये पूछ रहा हूं, ये रहा लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इमेज बताइए। तो नो डाउट क्योंकि लेंस है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 1/v माइनस 1/u 1/f। आज आपको इन्फिनिटी का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। अब बताइए v कितना रखूं? वो तो निकालना है हमें, वो तो हमें निकालना है। u कितना रखूं? माइनस का, है ना, माइनस का 10 किलोमीटर, और फोकल लेंथ कितनी डालूं? प्लस की 10 सेंटीमीटर। इज इट ओके? यही तो करोगे आप। अब आप समझिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नो डाउट 10 किलोमीटर है, कैलकुलेशन में आती है, लेकिन ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर। तो न्यूमेरिकल के नियम कानून ये कहते हैं सबको एक ही में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको 1/v प्लस इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 किलोमीटर का मतलब 1 2 3, और अभी तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर 2 जीरो और दीजिए, अब ये सेंटीमीटर हो गया। होप कि आपको ये समझ में आया कि इसे मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 0.00000 बना रहा है ना। तो यानी ये वैल्यू तो लगभग लगभग खत्म हो गई ना, 10:0, बिल्कुल ठीक। इस वैल्यू तो नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, तो इतने कैलकुलेशन को खत्म करो। तो 1/v नियरली इक्वल टू 1/10। अच्छा इसको f, ठीक है ना, 1/10, तो 1/v 1/10 है क्या? v इक्वल टू +10 पे बन रही है, +10, दैट इज v इज एट f। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? इमेज फोकस में बनी नहीं बनी जब ऑब्जेक्ट यहां था? अब सोचो यहां वास्तविकता में यदि इनफाइनाइट होता, यहां पर नीचे 1/v प्लस 1/infinite 1/10, तो भी तो यही आंसर आता ना, आता था कि नहीं आता? तो इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअल में फिजिक्स में ये होता है कि लाइट बहुत दूर से आ रही है, इतनी दूर से कि फोकल लेंथ उस डिस्टेंस के साथ जब कन्वर्जन मतलब एडजस्ट करते हैं तो वो नेग्लेक्ट, वो जो कैलकुलेशन वो इग्नोर हो जाती है। समझ गए इन्फिनिटी का मतलब? समझ गए कि नहीं इन्फिनिटी का मतलब? कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में और आप 10 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो। चलो फोकल लेंथ मीटर में हुई, फोकल लेंथ मीटर में हुई, ये तब भी नेग्लेक्ट हो जाता, ठीक है ना। और फोकल लेंथ किलोमीटर में हुई, इमेजिन करो, फोकल लेंथ इमेजिन करो किलोमीटर में, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट लाइट ईयर में हो गया, फिर इतनी दूर देख रहे हो आप। तो पहली बात तो समझिए, जब ये वैल्यू 10:0 होती है, ये भले ही कुछ वैल्यू थी लेकिन 10:0 तो थी ना, इन्फिनिटी भी यही काम कर रही है। तो ये भी नियरली फोकस पे बना रहा है, वो एग्जैक्ट फोकस पे बना रहा है। तो पहले तो ये समझिए कि जब बहुत दूर से लाइट आती, यानी भले ही ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इस लेंस के लिए इसे क्या माना जाएगा? बोलो, इस लेंस के लिए ये डिस्टेंस क्या एज्यूम की जा सकती है? 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के लिए 10 किलोमीटर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट मानी जा सकती है। पहली बात ये। दूसरी, एक और पिक्चर, एक और टॉपिक क्लियर करते हैं ना, एक और चीज क्लियर करते हैं। अल्फा तो मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा, यानी अल्फा हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, अल्फा तो जो है वो ही है। अब एक और चीज इसी में, आज आपको एक चीज और बताता हूं कि हम जब ये रे डायग्राम बनाते थे, देखिए आज एक झूठ से पर्दा उठेगा, एक सच पता चलेगा। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, और आपको कहता था ये पैरेलल लाइट आ रही है। हम जब पैरेलल लाइट आती थी तो ये बोल देते थे कि इंफिनिटी से आ रही है, बोल देते थे कि नहीं, फ्रॉम इंफिनिटी। क्योंकि मैं ये बोल देता था कि जहां रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वो रिफ्रैक्टेड इमेज जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी। अब जिस तरीके का ये पैटर्न है,
ये नहीं कर रही होंगी इंटरसेक्ट, इसलिए हम बोल देते हैं कि इंफिनिटी पे है। लेकिन अब असली सच सुनना, इमेजिन करो, अच्छा आप ट्रेसिंग कैसे करते थे? एक मिनट, यदि ऑब्जेक्ट पास में होता था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो इंफिनिटी पर है, तो ट्रेसिंग कैसे करते थे कि एक लाइट ऐसे गई, ऐसी चली जाएगी, एक ऐसे गई, ये इमेज बन गई, ऐसा कुछ बनाते थे इमेज। और आपको यह भी पता है कि ए से उठने वाली अब कोई भी रह जाएगी, वो इसी ए से उठने वाली कोई भी रे ए डैश पे जाएगी, ए से उठने वाली कोई भी रे ए डैश पर जाएगी। ऐसे ही हम इमेज बनाते थे ना, यदि ऑब्जेक्ट पास में। तो नाउ अब देखिए, यदि लेंस यहां पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होंगी क्योंकि मैं कंप्यूटर नहीं हूं, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ये रहा, कैमरे में आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, मैंने अपनी तरफ से बोर्ड को पूरा यूज कर लिया, ये रहा लेंस और वो रहा ऑब्जेक्ट। आपको फील तो और दूर करना है, फील तो आपको और दूर करना है। अब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है और हम यही ट्रेसिंग को इस्तेमाल करें, इसी ट्रेसिंग और इसी मेथड को यूज करें कि मुझे ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बनाई है कि बताइए कि जब आप इमेज ट्रेसिंग करते हो तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की रे डायग्राम बनाया करो, बस सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की रे डायग्राम बनाया करो, आपको ए डैश मिल जाएगा और बाकी तो सब सिमिलरली थ्योरम। अब मैं ए से 2 रे चला रहा हूं, देखेंगे 2 रे, क्योंकि मुझे एटलीस्ट, भले ही मैंने इसमें कई सारी रे बना दी, पर ए से मुझे कम से कम तो 2 रे लेनी पड़ेगी ना, ताकि 2 रे जाए वहां जाके इंटरसेक्ट करे, फिर पता चले। तो मैं 2 रे ले रहा हूं, देखिए देखिए 2 रे यहां से चलेंगी। तो पहले एक को बनाता हूं, मान लो एक ऐसे गई, अब ये थोड़ा सा, मैं कंप्यूटर नहीं हूं, ये थोड़ा सा ये रहा, एक रे ऐसी गई, एक रे कहीं और ऐसे गई, देखो ये ऐसे, देखना ये समझ में आ रहा है? ये रे एक और ले लेते हैं, एक और ले लेता हूं, चलो, है ना? क्या ये रे डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं? पहले ये बताओ, मैं सामने से हटता हूं। ये तीनों की तीनों रे, ये तीनों की तीनों रे, यहां से बताइए इन तीनों रे का इंटरसेक्शन कहां पे जा रहा है? ए पर। यदि मैं आपसे ये पूछूं, इस फिगर को देख के बताइए, इस लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे है, इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे है, और मैं कहूं, मैं दुबक रहा हूं, मैं हट रहा हूं, इनका इंटरसेक्शन जहां होगा, जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बताइए इंसिडेंट रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है? मैं सामने आ गया तो नहीं दिख रहा, लेकिन हट गया तो इंसिडेंट रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है? बताओ 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 बताओ, इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही है, जल्दी बताओ, किसी ने नहीं बताया। इंसिडेंट रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है? माधव मैं ये पूछ रहा हूं, कृति बिल्कुल ठीक। माधव आप क्वेश्चन सुनिए, इंसिडेंट रे ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट रे ए पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, क्योंकि ए से आ रही है, ठीक है। अब सुनिए, वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, और अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन बताई थी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो हम उसे नियरली इंफिनिटी बोल देते हैं, तो आप इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, जबकि ये इंटरसेक्टिंग है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट, आपको क्या, यदि मैं सपोज करो क्लास में कोई नया बंदा ज्वाइन होता है और उसको सिर्फ इतना फिगर बना के दिखाऊं, बस इतना, नाउ दीज रे आर अपीयरिंग ऑलमोस्ट टू बी पैरेलल, समझ में आ रहा है? ये आर अपीयरिंग टू बी ऑलमोस्ट पैरेलल। जब कोई दूर से रे आती है तो ये कहानी हम दिखाते हैं, जो अब तक छोटा छोटा, उस झूठ में मैं भी शामिल था, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं आज के दिन का वेट कर रहा था। ये एक्यूरेसी उस समय देने की क्या फायदा? ये जो हम बोलते थे कि ये इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से, एक्चुअली ये भी इंटरसेक्टिंग ही होती है, बस वो ऑलमोस्ट पैरेलल मान लेते हैं, नहीं तो ये यहां से आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, पहले बताओ, कि यदि केवल इतना डायग्राम बना दिया जाए, मतलब इंटरसेक्टिंग है लेकिन बहुत दूर जाके इंटरसेक्टिंग है, बहुत दूर जाके इंटरसेक्टिंग है, तो ठीक है। तो पहले तो आप, क्योंकि देखो आप टेलीस्कोप पढ़ने बैठे हो, टेलीस्कोप पढ़ना चाहते हो तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होने चाहिए ना, ठीक। चलिए अब आ जाइए दूसरी बात, यहां एक बार रिवाइज कराता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया कि इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है। पैरेलल रे का मतलब है कि हम क्योंकि फिगर पीछे से नहीं ला रहे होते,
बहुत पीछे से नहीं ला रहे होते। हमें तो यार सोचो मेरा बोर्ड पूरा भर गया तब भी ये पास ही है, हमें तो बहुत दूर से लाना है, तो हम सिर्फ इतना फिगर बना लेते हैं, जबकि ये रे भी इंटरसेक्टिंग ही है। ठीक है। और तीसरी और जो मेन बात जो पहली थी, यहां अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब है इट इज दैट विजुअल एंगल which is formed at eye when object is seen directly. You are not capable to disturb the object, to move the object. उस अल्फा को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो अब टेलीस्कोप क्या करेगा? टेलीस्कोप की मैं आ गया हूं, मैं कर दूंगा बीटा, टेंशन मत लो। इस अल्फा को बीटा मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो चलिए देखते हैं, जब ये इस अल्फा को बीटा कर देगा तो उसी बीटा अपॉन अल्फा के रेशियो को हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर या टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो चलिए, टेलीस्कोप हमारे में दो कैटेगरी का है हमारे सिलेबस में। टेलीस्कोप दो पार्ट में है, एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप, एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है। चलिए, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये जो नाम डिफरेंशिएट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये नाम रखे जाते हैं, रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और मैंने आपको बताया था कल ही, जिस पर ऑब्जेक्ट की रे सबसे पहले पड़ेगी उसे ऑब्जेक्टिव नाम दिया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑब्जेक्ट की रे, देखिए सबसे पहले आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसके बाद आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो यहां ये शुरुआत हुई थी नाम देने की। यहां ऑब्जेक्ट था तो इसका क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका क्या नाम था? आईपीस। जिस ऑब्जेक्ट की रे जिस पर पहले पड़ेगी वो ऑब्जेक्टिव, और जहां फाइनल इमेज देखते हो, फाइनल इमेज देखते हो उसे आईपीस। एक्चुअली हम ये नाम ना फ्यूचर के लिए भी है, जब आप और अच्छे अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे जहां कई सारे लेंसों का कॉम्बिनेशन और पढ़ोगे, भाई आप भविष्य के अच्छे भविष्य हो आप देश का, तो और भी लेंस कंबाइन करेंगे, तब इनमें से जो इन द बिगनिंग होगा उसी को ऑब्जेक्टिव बोलोगे, और जो सबसे एंड में फाइनल इमेज देखने के लिए यूज करोगे उसे आईपीस बोलते हैं। समझ गए ना? हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीज, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ यही है। तो जिस पर ऑब्जेक्ट की रे सबसे पहले पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट की गोली जो सबसे पहले अपने सीने पे खाएगा वो ऑब्जेक्टिव, और फाइनल इमेज जहां देखेंगे, सेट करेंगे, आंखें जहां लगाएंगे वो आईपीस। और सुनिए, ये अकेले लेंस में एक और चीज, फिजिक्स नॉट चेंज, यही ऑब्जेक्टिव था, यही आईपीस था। यानी यदि हम अपने उस पे आ जाएं तो कल सिंपल मतलब जब सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें अकेला लेंस था, तो फिर वही ऑब्जेक्टिव था, वही आईपीस था, क्योंकि ऑब्जेक्ट की गोलियां भी उसी को लग रही हैं और आंखें भी आप उसी से सटा रहे हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कभी कभी हम ना ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर रे पहले पड़ती है उसे ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। अब यदि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इफ ऑब्जेक्टिव इज लेंस, इफ ऑब्जेक्टिव इज लेंस तो उसे रिफ्रैक्टिंग टाइप बोलेंगे। और यदि इफ ऑब्जेक्टिव इज मिरर, इफ ऑब्जेक्टिव इज मिरर तो उसे रिफ्लेक्टिंग टाइप बोलेंगे। रीजन साफ है, लेंस में रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेजेस बनती है, रिफ्रैक्टिंग टाइप। ऑब्जेक्टिव मिरर में रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है। ये थोड़े बेटर होते हैं, थोड़े बेटर होते हैं, लेकिन हमें पहले ये वाले पढ़ने, ये अच्छे होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है व्हाई दीज आर प्रीफर्ड, या इसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, लेकिन पहले यहां से शुरुआत करेंगे हम। रिफ्रैक्टिंग टाइप तो केवल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अंतर है, आई पीस दोनों का एक सा होता है, मतलब आई पीस दोनों में एक सा होता है। आई पीस यानी यहां एक और चीज, आई पीस यहां पर भी वही है, ये वाला सिंपल माइक्रोस्कोप, यही आई पीस यहां पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये यही था, बस हमने इसकी मदद के लिए ये लगा दिया था। और आज भी आई पीस यहां पे दोनों में एक ही होगा बस। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, चीजें शुरू करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा पीछे का भी और समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बहुत आसान है बेटा, बहुत। यदि आपने पिछले दो आसानी से पढ़ लिए, वो तुम्हारे भेजे में घुस गए, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बच रहा है इसमें। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप,
इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक वही हमारा आई पीस होता है, वही आई पीस होता है हमारा जो कल तक था आई पीस, वही सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा, ये रहा हमारा। लेकिन आई पीस, इसकी मदद के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसकी मदद के लिए सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा था, इससे छोटा था, इससे छोटा सा था, लेकिन इसमें बड़ा 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 बड़ा, जितना बड़ा आपको साइंस अलाउड करती है, जितना आप में दम हो उतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेते हैं हम, और जितना बड़ा साइज में ऑब्जेक्टिव होता है उतना अच्छा टेलीस्कोप बन जाता है। यानी मैं ऊपर से मिटाता हूं पहले ना ये वर्ड, ये तो समझ में आ गया ना, रिफ्रैक्टिंग पढ़ाता हूं मैं, ठीक। तो ये रहा हमारे पास आई पीस, ये तो कल वाला ही है, इसकी तो फंक्शनिंग वही है, लेकिन अब इसकी मदद के लिए एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ओ एंड दिस इज आई पीस। और इनके बीच का सेपरेशन माइक्रोस्कोप की तरह लॉक नहीं होता, ये सेपरेशन एडजस्टेबल होता है। मतलब इसमें टेलीस्कोप में वर्किंग में अंतर है, कंस्ट्रक्शन में अंतर है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में अंतर क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये था, ध्यान करो, ओ और ई, इसमें ये छोटा था, इसमें ये बड़ा है। दूसरा, इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये लॉक आता है, लॉक, इसे आप नहीं चेंज कर सकते। आपको जो करना है, ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं खिसका के एडजस्ट करो, जो करना है ऑब्जेक्ट को आगे पीछे खिसका के कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को छू सकते हो ना तुम, उसको आगे पीछे करो, ये डिस्टेंस फिक्स होती है। लेकिन हम जितने लोगों ने दूरबीन टेलीस्कोप देखा है, बच्चों वाली तो देखी ही ना, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप हम क्यों घर में रखेंगे भाई, वो रखेंगे जो लेबोरेटरी होती है, नासा होता है, इसरो होता है, वो रखेंगे। हम नॉर्मल बाइनोकुलर रखते हैं। तो जितने लोगों ने भी, ऑलमोस्ट सबने बाइनोकुलर देखी है, बताना जब हम बाइनोकुलर रखते हैं, ठीक, तो मैं कोशिश करता हूं बनाने की, बन जाए तो थोड़ा सा। तो आपने एक चीज देखी होगी बाइनोकुलर में, कि जो आप आंखों की तरफ लेंस रखते हो, ये ऐसा होता है, एक में ऐसी एक और ले लो आंखों में, ऐसी तो होता है, बोलो भाई, ऐसा ही एक और यदि मैं बना लूं, तो आंखों की तरफ जो लेंस होता है यहां, वो छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है कि नहीं, समझिएगा। अब देखिए, सपोज करो मैं यूं देख रहा हूं, तो बताना ऑब्जेक्ट की रेस सबसे पहले यहां आएंगी ना, ऑब्जेक्ट की रेस सबसे पहले यहां पड़ेंगी, फिर अंदर जो भी होगा वो मैं सिखाऊंगा, फिर मेरी आंखों पे आएंगी। तो कौन सा लेंस बड़ा है, ये तो आपने देखा है, कौन सा लेंस बड़ा होता है इसमें, जिसने दूरबीन हाथ में ली है, आंखों पे लगाई है, कौन सा वाला लेंस, आंखों पे साइड वाला या ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव। ऐसा क्यों करते हैं आप, जबकि हमारी फिजिक्स में सिखाया जाता है, हमारी फिजिक्स में, कि जब लेंस का अपर्चर बढ़ता है तो भी वो थोड़ा सा एवरेशन देने लग जाता है, और ये सच बात भी है, बड़े साइज का लेंस थोड़ा सा एवरेशन देगा ही देगा। फिर हम जानबूझ के कुएं में क्यों कूद रहे हैं, उसका एक सीधा सा रीजन है। एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि यहां हमें एक चीज से कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हम बड़ा साइज ले रहे हैं, यहां लाइट आएगी बहुत दूर से आएगी। अब मान लो तुम ये यूज कर रहे हो माइक्रोस्कोप, कमरे में यूज कर रहे हो, कमरे में मान लो मुझे ये चौक है, ये देखनी है, अब कमरे में अंधेरा है तो 4-5 लाइट और जला दो, रोशनी हो जाएगी और अच्छा दिखेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। कम है, हेलोजन जला दो, है ना, हेलोजन जला दो, या फिर आजकल तो माइक्रोस्कोप भी है, नीचे स्लाइड बना दो, नीचे से लाइट मार दो, तो और अच्छा इल्यूमिनेट हो जाएगा। यानी यहां तो तुम ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सकते हो, लेकिन यदि मुझे दूर कोई मान लो किसी बहुत दूर ऑब्जेक्ट को देखना है, खेत में पड़ा कोई पोल देखना है, तो यार वहां से तो तुम लाइट नहीं जला सकते ना, तो वहां से तो तुमको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसी लाइट आ रही है, अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी स्टार को देख रहे हो तो तुम्हें वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसी वो लाइट फेंक रहा है उसी को यूज करो, जैसी वो लाइट फेंक रहा है उसी से काम चलाओ। इसमें तो तुम कमरे में लाइट जला लोगे, बढ़िया कर लोगे, और रोशनी हेलोजन जला दोगे, लेकिन जब मैं मून को, स्टार को देखूंगा, तो यार वहां तो मैं हेलोजन नहीं जला सकता ना, समझ गए। तो इसका मतलब, क्योंकि यहां लाइट बहुत दूर से आती है। अब देखिए, एक ये रहा लेंस और एक ये रहा लेंस, है ना, गुच्छे में यदि लाइट आती है ऐसे करके एक कमरे में रख दूं, एक कमरे में, तो बताना कौन ज्यादा लाइट को कैच कर रहा है, किसके पास लाइट को इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, L1 में या L2 में। साफ दिख रहा है, जो बड़ा लेंस होगा वो ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सकता है, अमाउंट ऑफ लाइट, क्योंकि वो बड़ा है साइज में। तो इसीलिए जानबूझ के हम थोड़ा सा, ये मान के चलिए, खूब पता है
कि बड़ा अपर्चर थोड़े से एब्रेशन देता है, ये सच है, बड़ा है ये, लेकिन करे क्या, छोटा कर दें तो पहले से ही कमजोर लाइट आ रही है, पहले से ही कमजोर लाइट आएगी, और तुम साइज भी छोटा कर रहे हो। तो इसीलिए यहां ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाना पहली नियत रहती है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को कलेक्ट तो करे, है ना। एक शब्द मैं भूल रहा हूं, एक और शब्द बता था, चलो आएगा ध्यान, बता दूंगा, वो स्लिप हो गया मेरे दिमाग से फिलहाल, लेकिन इसके लिए एक शब्द था, वो नहीं भी आया दिमाग में तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना तो समझा दिया ना कि बड़ा लेंस या बड़ा साइज, इवन मिरर में भी, मिरर छोटा होगा, मिरर इतना सा है और मिरर इतना बड़ा है, मिरर इतना छोटा है, तो इसके पास ज्यादा लाइट कलेक्ट करने की क्षमता है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव बड़ा लेते हैं। चलिए अब वर्किंग शुरुआत करते हैं। वर्किंग ये समझा दिया मैंने कि यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा हो, और सुनो ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइज में बड़ा नहीं होता, इसकी फोकल लेंथ भी FO वो भी आईपीस से बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए, जितना आप बना सको, आपके लेंस मेकर बना सके, कैपेबल हो। और फिर एक और चीज, लेंस बड़ा तो बन जाएगा, जितना बड़ा होगा उसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप बताओ, बड़ा लेंस है, बड़ा लेंस, मैं आपको लेंस दिखाता हूं, इमेजिन करो, ये रहा लेंस, मिल जाए ये लेंस है, इमेजिन करो, है ना। अब ये अभी तो मैं अपने हाथ से पकड़ रहा हूं, अब जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसे सपोर्ट करना, मैकेनिज्म कर देना, भाई सपोर्ट भी तो रखोगे, कि मान लो ये तो छोटा साइज को तो मैं कैसे भी घुमा लूंगा, बड़ा लेंस होगा तो भारी भी होगा, तो जैसी जरूरत होती है हम वैसा टेलीस्कोप लेते हैं। ज्वेलर अपने पास ट्रक तोलने वाली तराजू नहीं रखता है, ऐसे समझो, ज्वेलर को ट्रक तोलने वाली तराजू की जरूरत नहीं होती, उसे तो छोटी सी तराजू से काम चल जाएगा, क्योंकि उसे अंगूठी, लौंग, चेन, ये सब तोलना है, ठीक है ना। लेकिन जो परचूनी वाला है वो ज्वेलर की तराजू से काम नहीं ले सकता, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलीस्कोप का साइज चुनते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस वही है, आईपीस तो वही है, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया है तो इसे तो छोटा बोलना ही पड़ेगा उसके कंपैरिजन में, और सिर्फ साइज में नहीं, फोकल लेंथ भी बड़ा होना चाहिए। अब रे डायग्राम, यहां लाइट कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, यानी आपके लिए अच्छी बात क्या है रटने के लिए, यहां लाइट इन्फिनिटी से ही आनी है कि नहीं आनी। देखो सपोज करो, एक मिनट एक चीज, मैं वापस टेलीस्कोप बनाता हूं, मैं मून देख रहा हूं, तो मेरी आंखों पे कितना एंगल बनना है जल्दी बताओ, मैंने क्या नाम बोला है उसको, मैं मून देख रहा हूं ऊपर, कितना एंगल बनना था मेरी आंखों पर, अल्फा, मून देख रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने अब ये टेलीस्कोप लगा दिया, अब बताइए वो अल्फा यहां बनना होगा ना, क्योंकि इस डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। आप ये एज्यूम करिए, यार मैं मून को देख रहा हूं, ठीक है, पहले लाइट मेरी आंखों तक आ रही थी तो मेरी आंखों पर अल्फा बनना था, अब मैंने ये लगा दिया तो अब लाइट यहां पे पड़ रही है, इस डिस्टेंस को तो खत्म करो ना बस। तो इस डिस्टेंस का क्या मायने रखता है, तो अब यानी जो एंगल मेरी आंखों पर पड़ रहा था वो एंगल अब ये ऑब्जेक्टिव झेलेगा। तो अब रे डायग्राम देखना, सपोज करो लाइट समवेयर ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, कहां से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी से। और एक चीज और, मैंने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये भी इंटरसेक्टिंग ही है कहीं, ये मैंने पैरेलल दिखा जरूर दिए, लेकिन आज एक झूठ से पर्दा भी हटाया है, ये भी इंटरसेक्टिंग ही है, आप ठीक है ना। हाँ, अब बताइए ये लाइट कहां जाएंगी, फोकल प्लेन में, बिल्कुल ठीक का नहीं है, कहां जाएंगी, फोकल प्लेन में, ठीक है। तो ये सपोज करिए, ये ऐसे करके या फिर दोबारा बनाता हूं, है ना, सॉरी बेटा, क्योंकि रे डायग्राम में थोड़ी मेहनत हो जाती है ना। चलिए दोबारा बनाते हैं, साफ सुथरा बन जाए, अच्छा बन जाए, बेटर है ना। देखिए ये ना मेरे पास ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो पहली बार लाइट कहां से आएंगी, इन्फिनिटी से, पहली बार लाइट आएंगी, पहली बार क्या, और बेचारे ऑब्जेक्टिव के नसीब में ही है कि लाइट इन्फिनिटी से ही आएंगी, फ्रॉम, और इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर डिस्टेंस है, तो ये कहां पे जाके, फोकल प्लेन में, दिस इज ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी FO, और इस बार नहीं, अच्छा हाँ मैं यहां लिखना उस समय तो लिख दिया था, दोबारा लिख देता हूं, जो FO होगा वो FE से बहुत बड़ा होना चाहिए। बताइए FO पर क्यों बननी है, हाँ जो लोग नए जुड़े हैं, मैंने आपको एक दिन फोकल प्लेन पढ़ाया था ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख लेना,
फोकस, फोकल प्लेन। तो इतनी छोटी सी इमेज बन रही होगी, ये तो मैंने फिगर में इतनी बड़ी बना दी है, फिगर में इतनी बड़ी बना दी है, ठीक है। अब बताइए, अभी मैंने आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, मैं मून को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों पर क्या एंगल बना था, अल्फा, ठीक। और अब वो अल्फा किस पे बनना है, यहां पर, तो ये रहा वो एंगल अल्फा, ये अल्फा बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी अल्फा हो गया, वर्टिकली अपोजिट से। यानी पहले इस ऑब्जेक्टिव ने वो रे अपनी छाती पे लेनी, और ये जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा ये रे को कलेक्ट कर पाएगा और उतनी ब्राइटर इमेज बना पाएगा। ज्यादा रे कलेक्ट करने का पर्पस होता है कि ब्राइटर इमेज बने। तो ये तो हो गया एफओ, ठीक। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, ये बताओ, यहां तक सब क्लियर है, एक एक स्टेप क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं मैं। और सुन लीजिए, पहली बार इमेज एफओ पर ही बनी है, यदि इतनी दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पहली बार इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एफओ पर ही बननी है, क्योंकि लाइट आएगी इंफिनिटी से, इमेज बनेगी फोकस में, तो ये डिस्टेंस एफओ है। अब आई पीस का काम चालू होता है, और आई पीस का काम वही है जो पिछले 2 दिन 3 दिन से पढ़ रहे हो। यहां आपको छूट दी गई है आई पीस को खिसकाने की, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तुम खिसका नहीं सकते, ये इस बार हमारे तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं। तो अब आई पीस को आगे पीछे करना अलाउड किया है, और बीच में जो दूरबीन में एक गरारी सी होती है, यूं करके लगाते हैं ना, एक आंख पे और एक आंख पे, तो बीच में एक पिनियन अरेंजमेंट होता है, गरारी सी। उस गरारी को जब हम घुमाते हैं तो वो क्या करता है, इनके बीच का सेपरेशन चेंज करता है। आपने कोई पुरानी पिक्चर देखी होगी, एक मिनट, हाँ जल्दी बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, है नहीं, क्योंकि मजा आता है तब फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है ना। नथिंग इज इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, ये सच बात है बेटा, जब तक अपने अंदर से वाइब्स नहीं आएंगी, ठीक। चलिए अब देखिए, मैंने यहां तक पूरी कोशिश करी, पूरी कोशिश करी कि ये समझाऊं, तो पहली बार इमेज एफओ पर बनेगी, मैं कुछ बता रहा था। अच्छा मेरी इंग्लिश, अच्छा 2-4 सेंटेंस तो मेरे को रटे हुए हैं यार, 2-4 सेंटेंस तो मुझे इंग्लिश के रटे हुए, तो इसमें मेरी इंग्लिश में मत जाओ, है ना। हाँ ओके, मैं अभी कुछ बता रहा था, अच्छा पिनियन अरेंजमेंट, हाँ पिनियन अरेंजमेंट बता रहा था। उसको जब घुमाते हो ना, घुमाते हो तो वो क्या करता है, दूरबीन सबने देखी है, मेरे पास होती तो मैं यहाँ डेमो करके दिखाता। वो क्या करता है, जब वो बीच की गरारी यहाँ पे होती है, कहीं एक आंख पे ये बीच में गरारी, उसे घुमाते हो तो वो इन दोनों को, ट्यूब को आगे पीछे कर रहा होता है, तो इन दोनों के लेंस के बीच का एडजस्टमेंट हो रहा होता है। और ऐसे भी नहीं समझे तो हमने पुरानी जितनी भी टीवी फीवी देखी है, तो बाहुबली में वो देखता है ना यूं करके, वो तो खैर बहुत ज्यादा ही बड़ी हैवी बाइनोकुलर थी, लेकिन पुराने राजा महाराजाओं की देखी होगी, तो वो दूरबीन एक आंख वाली होती थी बस, है ना, एक आंख वाली, तो उसको यूं खींच लेते थे और फिर बंद कर देते थे। तो सोचो, एक तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक तरफ आई पीस है, तो जब उसको ऐसे ऐसे खिसकाओगे तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का गैप एडजस्ट होगा ना। चलिए, अब वो इसलिए दिए सुविधा कि यार बंदे यार ऑब्जेक्ट को तो हाथ लगा ही नहीं पा रहे। अब मैं आई पीस, अब यहां ना, यहां जो मैं पढ़ाऊंगा वो पिछले टॉपिकों से कनेक्टेड है, यदि पिछला आपने पावरफुल तरीके से पढ़ा है तो अब तो हो गया काम। सच बात तो ये, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मेरा काम तो हो गया मेहनत का। अब देखिए, आई पीस को क्योंकि मुझे खिसकाना अलाउड किया है, तो आई पीस को सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ऐसे खिसकाने की, इसको ऐसे खिसकाओ, ऐसे खिसकाओ। अच्छा, इसकी इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये भी हम जानते हैं। तो पहली कोशिश वही कि मैंने आई पीस को इस तरीके से रखा, दिस इज आई पीस, कि ये डिस्टेंस जिसे मैं यूई बोलूंगा अब, लेकिन यूई बोलूंगा, ये डिस्टेंस इसके फोकस पर हो, एफ ई, इसके फोकस पे हो। क्योंकि मैं एक बार भूल गया तो रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हमारी आंखें और हम बहुत चंट है, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि अल्फा बीटा हो जाए और हमारी आंखें रिलैक्स भी रहे। क्योंकि जब से मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी इच्छा क्या रहती है, तो इच्छा ये रहती है कि अल्फा, हाँ हर्ष बिल्कुल सही पहुंच गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। पहली कोशिश हमारी ये होती है, पहली, कि यार हमारी सिलरी मसल्स मजे में रहे, और उसे करने के लिए आपको ये डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, आपको इसे तब तक आगे पीछे सेट करना है जब तक ये इसके फोकस पे ना आ जाए। और फिर आप आगे जानते ही हो, बताना दिस इज एफ ई, है ना। बताइए अब आगे आप जानते ही हो, अब क्या होगा बोलो। जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो लेट्स रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे जो यूं गई,
ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो सीधी चली गई, और एक रे जो ऐसे जाएगी वो ऐसे फोकस, इधर वाले फोकस पे जाएगी, और ये पैरेलल आ जाएगी, ना इधर मिलेगी ना उधर मिलेगी, और ये इंफिनिटी पर। अब आप बताओ, ये एंगल जो बना है यहाँ पे, इसे बीटा बोल दो, पीछे भी बीटा होगा, और हमारी पीछे आंखें ये रही आंखें। अब आप बताइए, आंखों के लिए, आंखों की गुस्ताखी है, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ प्रियांशु बिल्कुल ठीक, आंखों के लिए ऑब्जेक्ट जेरा 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 जेरा। अब हम में से नहीं, फोकस पे क्यों यार निकुंज, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, इसकी इमेज जे रही है ना। अब इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट है, किसका? आई पीस का ऑब्जेक्ट है, फिर इसने इसकी इमेज बना दी। अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है ना, वो इसकी इंसिडेंट रे होगी, या इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगी। तो आंखों का ऑब्जेक्ट निकुंज कौन हुआ? ये गलती यहां पे अच्छी नहीं लगी मुझे, ये वाली गलती। तो आंखों के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो यानी सिलरी मसल्स रिलैक्स होगी। मजे आ गया। पहली कोशिश तो यही है कि सिलरी मसल्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, का फायदा कर लिया? इन्फिनिटी से पहली लाइट आ रही थी जब हम यूं देख रहे थे, अब वो तो इन्फिनिटी से ही आ रही है, और आना चाहिए, नहीं आया तो। जब हम यूं करके हाथ डाल के यूं देख रहे थे, तब मून से लाइट इन्फिनिटी से आ रही थी, है ना। और जब मैंने दूरबीन लगा दी यूं, तब भी सर फाइनली इन्फिनिटी से पहुंचा रहे। अब हम नहीं खेल रहे ऐसे, हम नहीं खेल रहे। इतनी मेहनत करवा दी, इतनी मेहनत करवा दी, फिर भी क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पे बन रही है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारा पहले अल्फा बनना था आंखों पर, अब बीटा बन रहा है आंखों पर। विजुअल एंगल बढ़ चुका है, और यही चीज तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सीखनी है कि एक बड़ी टावर भी हमें छोटी दिख जाती है जब दूर होती है, तो क्या फायदा है ना। टावर तो खूब बड़ी है, लेकिन विजुअल एंगल जब छोटा बनना है तो वो छोटी दिखेगी ना। अब हमारा विजुअल एंगल बढ़ गया है, और आइए अभी और समझ में आएगा। मैं एक बार एक रे डायग्राम और बना दूं, एक रे डायग्राम और बना दूं। सर ये तो अपनी जगह से खिसक गया, इसके लिए नहीं समझा, नहीं समझा मैं अर्जुन, ये डायलॉग नहीं समझा। हाँ अब आ जाइए, कितने लोग, अब देखिए, यदि आप इस बीटा से सेटिस्फाइड नहीं हो, इस बीटा से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वही थ्योरी जो पैक से ला रहा हूं कि इसको आगे खिसकाओ, लेकिन ये आगे खिसकेगा नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को छेड़ के इसको और आगे खिसका देते, लेकिन ये तो नहीं खिसकेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम टच ही नहीं कर सकते। इसको इधर खिसका दो, इसको इधर खिसका दोगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, तो बीटा और बढ़ेगा, और खिसका दो बीटा और बढ़ेगा, और खिसका दो बीटा और बढ़ेगा। लेकिन एक जगह आके ये भी मना कर देगा, भाई साहब अब नहीं, हम नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो सिलरी मसल्स रिलैक्स हैं, लेकिन जब मैं इसको खिसकूंगा इधर खिसकाऊंगा, तो सिलरी मसल्स को थोड़े काम करने पड़ेंगे। हाँ माधव बिल्कुल ठीक। अब मैं इसको कितना खिसका पाऊंगा वो देखिए, ये रहा मेरा, मैं कोशिश करूंगा ऊपर से कॉपी पेस्ट फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसके लिए मैं थोड़ी चंट चालाकी भी चल रहा हूं। देखिए पहले मैंने वो बना लिया, कि मुझे पहले जैसा ही बनाने की कोशिश करनी है। देखिए अब आप पहले तो ये बताइए, ये पहला डायग्राम दिमाग में बस आइए कि पहली बार मैं और आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बार लाइट इन्फिनिटी से ही आएगी यहाँ टेलीस्कोप में, और इन्फिनिटी से आएगी तो इमेज पहली बार FO पर ही बननी है, पहली बार FO पर ही बननी है। इसका नाम H दे देता हूं, जो अभी भी H ही है। तो पहली बार तो FO पर ही बननी है, तो थैंक गॉड आपके लिए इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये भी निकालने पड़ गए थे आपको। होपफुली यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आई पीस को खिसका रहा हूं, आई पीस को इधर खिसका रहा हूं, इधर खिसकाऊंगा तो बताइए इस बीटा में दम आएगा ना, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो देखते हैं कितना खिसका सकते हैं। तो बुद्धि लगा के बताइए, ये आई पीस मैंने खिसका दिया, देख रहे हो हम कितना खिसका सकते हैं। नाउ दिस इज यूई, नया यूई है ये। अब ये यूई कितना कर सकते हैं? इतना कर सकते हो, इतना कि अब जो इमेज बननी चाहिए, एक रे जो यू गई, मैं बड़ा चालाक हूं डायग्राम बनाने में, ठीक है। तभी कुछ बच्चे कहते हैं आपके कैसे एक बार में साफ सुथरे बन जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी चालाकी चलता हूं, और मैं चाहता हूं ये चालाकियां आप भी सीखो, ठीक है। आटे में नमक के बराबर बदतमीजी करना सीखो। बिना किसी स्केल के इतना साफ सुथरा फिगर क्यों बन जाता है,
ठीक, और जितना आप स्केल यूज करोगे उतने फिगर में बदतमीजी होगी, देखना। मैं बता चुका हूं, क्योंकि स्केल में आपको स्केल के अकॉर्डिंग चलना है। हाथों से बनाने में थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हो हल्का सा, ठीक। अब देखिए, दिस इज एच, ये एच था बेटा, और ये एच डैश। आप मुझे बताएंगे जिस इंटेंसिटी या जिस लॉजिक से बता रहा हूं, मैं इसको खिसका रहा हूं, कल की तरह एक बार फिर से कोशिश कर देता, कोई नहीं। मेरे दोनों हाथ देखना, दोनों हाथ। ये रहा क्या बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज इंफिनिटी पर। जब मैं इसको खिसकाऊंगा तो इमेज ऐसे खिसकेगी खिसकेगी खिसकेगी। ये वाली इमेज जो इस समय इंफिनिटी पर थी, ये जो चीज है जो यहां पर है वो इंफिनिटी पर थी ना। इसको आगे खिसकाने खिसकाने के चक्कर में ये इतना पास आ गया। कितना पास ला सकते हो इसे? इसको लास्ट 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हो। रीजन उसका ये है क्योंकि ये एंगल बीटा हो गया है, पीछे बीटा हो जाएगा। देख तो आंखें रही है ना। तो एच और एस डैश में आंसर देना। आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कहां है बताओ, बताइए। आंखों के लिए इस फिगर में ऑब्जेक्ट कहां है? आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? जी हाँ हर्ष, आंखों का ऑब्जेक्ट ये है, जो कि आप इंफिनिटी से खिसका। अच्छा एक मिनट, आंखों का ऑब्जेक्ट एच डैश है, इसमें आंखों का ऑब्जेक्ट कहां है ये बताओ? इसमें आंखों का ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। उसको आप खिसका खिसका के तो यहां ले आए। और हम पहले दिन से जानते हैं कि जब ये सेपरेशन कम होता है तो ये विजुअल एंगल बढ़ता है। तो इसे बढ़ाने के लिए ही मैंने इसे खिसकाया है। अब मैं आगे नहीं खिसका सकता, जितना खिसका सकता था उतना खिसका लिया। अब फर्दर नहीं आगे खिसका सकता, क्योंकि इसे खिसकाऊंगा तो ये भाई साहब, ये बहन जी जो भी है, ये इधर खिसक जाएंगी, आंखें मना कर देंगी, आंखें की सिलरी मसल। अरे 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 क्या कर रहे हो? मैं तो पूरी तरीके से टाइट हो चुकी हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी कुछ। तो दिस इज अ नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहां बन जाए तो बढ़िया ही है, यदि आप यहां सेटिस्फाइड हो तो बढ़िया है, नहीं हो सेटिस्फाइड तो भैया ये लास्ट है इसका। दिस इज कॉल्ड व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। और कोई सोचे कि आज की क्लास को लेके इसे समझ में आ जाए, तो नहीं आ सकता उतना जितना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए मैं आगे मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू करूं, क्योंकि ये तो झंडू बाम चीज थी, समझ में आ गई। आई पीस ने वही काम किया जो आपने नोटिस किया होगा। आई पीस ने वही काम किया जो अब तक करता आ रहा था, कि भैया मैं तो वही कर सकता हूं इन्फिनिटी और डी पर, इन्फिनिटी डी पर। ठीक, तो बताइए कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर मिला? इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, उसका ऑब्जेक्टिव छोटा होता है माइक्रोस्कोप का। दूसरा अंतर वर्किंग में, यहां ये डिस्टेंस, ये जो एल है इन दोनों के बीच में, वो एडजस्टेबल होती है। माइक्रोस्कोप में वो लॉक होती है, वहां ऑब्जेक्ट को छेड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए बताइए, ये अल्फा था तो ये अल्फा हो गया, ऐसे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। ठीक है, अब बताइए इस फिगर को देख के बताइए, अल्फा को नियरली इक्वल टू यदि 10 अल्फा लिखूं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है मुझे आपको। अल्फा को नियरली 10 अल्फा, तो यहां से निकल दो, बताइए एच अपॉन एफ ओ, एच अपॉन एफ ओ, इस इधर वाले ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे इसमें देख लो, इस वाले में ये अल्फा, तो एच अपॉन एफ ओ। पहली बार इमेज यहाँ एफ ओ पर नहीं बनेगी यदि आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को मून और इस जगह देख रहे हो तो। ठीक है, और बीटा नियरली इक्वल टू बोलो 10 बीटा, और वो इस ट्राइंगल से ले लो बेटा 10 बीटा। बताना बीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है? 10 बीटा लगा के एच अपॉन यू ई। वेरी गुड हर्ष, एच अपॉन यू ई। तो बताइए मैग्नीफाइंग पावर जो हम एनसीईआरटी कह रही है उसके अकॉर्डिंग मॉड भी लगाना पड़ेगा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। तो बताइए बीटा की वैल्यू क्या रख दूं? एच अपॉन यू ई, अपॉन अल्फा की वैल्यू रख दूं एच अपॉन एफ ओ। तो एच से एच कट गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आ रही है एफ ओ अपॉन यू ई। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो यहां भी यूज कर सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हो, और इनके बीच में कहीं और सिचुएशन बन रही है वहां भी यूज कर सकते हो। ये परमानेंट फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किए हैं तो आपको पता तो चल गया होगा कि ये पता चल गया होगा क्या बेटा, इमेज साइज का डिफरेंस समझ नहीं आया सर? कौन सी इमेज? अरे भैया आंखों के लिए इमेज ये है। चल मैं बाद में ट्राई करता हूं, मैं पहले ये खत्म करता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं समझा तेरा नीला। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा समझने की फिर समझाने की। हाँ, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला यहां यूज करो, यहां यूज करो,
और इसके बीच में कहीं और सेटिस्फाइड हो गए हो आप तो वहां यूज करिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है ये और ये स्टैंडर्ड केस होते हैं, यहां से ये मैग्नीफाइंग पावर जनरेट होना स्टार्ट होती है और यहां पर एंड हो जाता है। तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहला केस, इस वाले केस में इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब टेलीस्कोप इज यूज्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहां पर है ना, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज कर रहे हो तो हमें तो बस यू एफओ तो फिक्स है, अच्छी बात है, वरना अब तक डी अपॉन यू आ रहा था, डी अपॉन यू, ये एफओ तो आ रहा है, न्यूमरेटर तो फिक्स है, अब ये 1 अपॉन यू। इस केस में यू कितना है बोलो? निकुंज ने आंसर पहले दे दिया था, वेरी गुड, ठीक था वो। बाकी बताओ इसमें यू कितना है? इस वाले में नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ भाई और बहनों, आपसे पूछना चाहता हूँ। हर्ष वेरी गुड, माधव वेरी गुड, निकुंज माधव, और लोग दो बेटा। यू की वैल्यू, इशिका ठीक, निकुंज ठीक, अरे निकुंज बार बार देता रहेगा, अब ठीक, प्रियांशु ठीक। एफ ई, ये डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अब तो रट जाना चाहिए कि ये इसके फोकस पे होना चाहिए। तो इस केस में यूई की वैल्यू माइनस एफ ई है इस वाले में। तो यूई की वैल्यू तो मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये वाली फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट में लगाऊं तो एफओ की जगह एफओ, नीचे मॉड यूई, तो एफ अपॉन एफ ई, एफओ अपॉन एफ ई, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। और ये भी जान लीजिए ये टेलीस्कोप की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, ये मिनिमम है, एफओ अपॉन एफ ई। ये बड़ा पूछा जाता है तो डायरेक्ट याद होता है तो अच्छी बात। अब आपको बताता हूं, उससे पर्दा उठाता हूं कि क्यों एफओ को एफ ई से बड़ा लिया जाता है, क्यों पहले से ही। तो ये जैसे हम एलआईसी कराते हैं ना, आगे की सोच होती है, भविष्य की सोच होती है, ठीक है, शेयर मार्केट से शेयर लेते हैं, भविष्य की सोच होती है। तो एफओ एफ ई से बड़ा इसलिए लेते हैं, समझ जाओ, क्योंकि जब एफओ एफ ई से बड़ा होगा, एफओ ग्रेटर देन एफ ई होगा, तो एफ ई को जब इधर लाओगे तो ये 1 से बड़ा आएगा, तो हम श्योर हो गए, एंश्योर हो गए कि हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर की शुरुआत होगी, बिल्कुल दूर की सोच, ये ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी। यहां से हमको ये कैच हो गया कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, वो 1 से बड़ी मिलेगी। और जब ये 1 से बड़ी मिलेगी तो आगे तो और अच्छी मिलेंगी। जब ये 1 से बड़ी है मैग्नीफाइंग पावर, अब देखिए एक चीज और, कुछ लोगों को ये दर्द था कि इन्फिनिटी की इमेज इन्फिनिटी पे बना दी, क्या फायदा कर लिया, इन्फिनिटी पे देख रहे थे, इन्फिनिटी पे आ रहा है। अब आप बताइए मैग्नीफाइंग पावर तो 1 से बड़ी निकाल ली, सोचो बीटा अपॉन अल्फा वापस लिख दो इसको, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा आ रहा ही नहीं आ रहा। तो ये सब कमाल हमारे अरेंजमेंट का है। दूसरा केस, ये भी एक स्टैंडर्ड केस है, पेपर में पूछा जाता है कि भैया टेलीस्कोप में जो भी है वो कभी कभी क्या होता है, एक साइड में ये आ जाता है, एक साइड में ये आ जाता था, ठीक है। मेरा कमाल नहीं है बेटा ये, मैं तो वो पढ़ा रहा हूं जो मैं पढ़ चुका हूं, बस कोशिश करता हूं कि मुझे जो दिक्कतें आई थी पढ़ने में, अच्छा मेरे में ना उंगली करने की बहुत आदत थी, मैं जब पढ़ता था ना फिजिक्स, क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी फिजिक्स, तो मैं रटने की कोशिश नहीं करता था बचपन से ही। फिजिक्स केमिस्ट्री तो रट रट की पास की है मैंने, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आई मुझे, लेकिन फिजिक्स समझ में आती थी, मैं उसे हर चीज को समझने की कोशिश करता था। सोचो आज भी मैं पढ़ता हूँ फिजिक्स, कहीं मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट वीक है तो मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब से कोई अच्छा मटेरियल मिल जाए या नेट से मिल जाए, उसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ आज भी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इसमें कोशिश मैं और आप मिलकर निकालेंगे बी केस, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। अच्छा एक चीज और, मेरे ये जो लिखा है ना, मैंने इसको ठीक से सुनना, मैंने इमेज ना बोल के फाइनल इमेज क्यों बोला, क्योंकि टेलीस्कोप की फाइनल इमेज दी है, वरना इमेज तो ये भी है। और कई बार तो बच्चे से बल जल्दबाजी में सवाल करे आए, इसे निकाले आए, जबकि सवाल बड़ा चालाक निकला, उसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज का क्वेश्चन पूछा था। बिलीव मी, चौका सही खेल गया था सवाल, मतलब सवाल बहुत इतना चालाक था, वो क्या खेल गया एक बार, उसने कहा कि मुझे ऑब्जेक्टिव की बनाई गई टेलीस्कोप, टेलीस्कोप सुनते ही अब तो टेलीस्कोप के फॉर्मूले चलाने हैं बच्चे खुश, लेकिन उसने पूछा यह था ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज का साइज बताइए, लेकिन दिमाग में तो यही है कि हमें तो यही निकालना है, इसीलिए मैं फाइनल इमेज बोल रहा हूं, ये फाइनल इमेज है टेलीस्कोप की जो डी पर है, ये नहीं है डी पर। तो अब बताइए मुझे फॉर्मूला तो यही लगाना है, फॉर्मूला लग जाएगा, यूई पता चल जाए तो बेटा यूई तो नहीं पता, पर यूई इज सच, यूई की वैल्यू ऐसी है सच दैट
कि वीई माइनस डी पर है या नहीं बोलो। इस फिगर को गौर से देखो, इस यूई की वैल्यू नहीं पता, पर इस यूई की वैल्यू ऐसी है कि इसकी इमेज माइनस डी पर है। लेंस इक्वेशन लगा लेते हैं, बताओ लेंस इक्वेशन होती है 1/v माइनस 1/u 1/f। जब ये फॉर्मूला में आई पीस के लिए यूज करूंगा तो ई वर्ड डाल दूंगा, वीई की जगह क्या डाल दूं, माइनस डी, वीई की जगह माइनस डी डाल दिया, तो माइनस 1/ue किसके बराबर आ गया, 1/fe प्लस 1/d। और मजे की बात, मुझे जिस फॉर्मूले को यूज करना है उसमें यूई अपॉन में है और मॉड में है, अपॉन में तो ये आ ही गया। तो अब बताइए जो मैग्नीफाइंग पावर FO इंटू 1/UE तो ये है, इसको मैंने थोड़ा साइड में खिसका दिया, 1/UE आप निकाल चुके हो, माइनस से तलाक लो, क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं पसंद कि मैग्नीफाइंग पावर को नेगेटिव में निकाले। तो क्या हो गया 1/FE प्लस 1/D। ये टेलीस्कोप की इस सिनारियो में मैग्नीफाइंग पावर है। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा तिकड़म बिड़ा रहा हूं, थोड़ा सा हरकत कर रहा हूं, वो देखिए ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और है, ध्यान रखना ये मैक्सिमम और है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे आप इसको। अब मैं इसमें एक और बदतमीजी कर रहा हूं, वो क्या, FO तो है ही है, FE को कॉमन ले रहा हूं डिनोमिनेटर से। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, और जब फिजिक्स जबरदस्ती पे आ जाए तो कर तो सकती है जबरदस्ती। एक बार अपनी आंखों को देखो, ये FO तो FO है ही है, इस FE को वापस ले जाओ एक बार, इसको जब वापस ले जाओगे तो यही टर्म जनरेट हो जाएगा कि नहीं, तो ये तुम्हें ये तो समझ में एटलीस्ट आ ही जाएगा कि है तो ये लीगली, लेकिन क्यों किया वो मैं बता दूंगा। ठीक, नहीं माइक्रो, अच्छा हुआ हर्ष ने सही बोल दिया, माइक्रोस्कोपिक वाली फॉर्म नहीं है, माइक्रोस्कोप में ब्रैकेट में 1+D/FE आता था। अच्छा हुआ हर्ष ने ये बात बोल दी, ताकि मुझे माइक्रोस्कोप में अंदर 1+D/FE आता था। और सुनिए, मैं बनाने को इसे 1+D/FE भी बना सकता था, यदि मैं डिनोमिनेटर से D कॉमन लेता, डिनोमिनेटर से, तो ये 1+D/FE भी बन जाता ना, बनने को तो ये ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि इसकी जोड़ी बन गई FE को निकालने से, क्योंकि ये FO/FE। और याद रखना बेटा, अच्छा हुआ कि इसको आप सब लोग कोई गलती नहीं करना, टेलीस्कोप में 1+D/FE नहीं, टेलीस्कोप में हमने 1+FE/D को डिजाइन किया है। अब बताता हूं, हमें इसको इस शेप में याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है, और नहीं याद हो रहा तो ये जिंदाबाद है ना, जिंदाबाद, इसमें गलती होगी नहीं तो ये। अब एक्चुअली इसी टोन में क्यों बनाया, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैग्नीफाइंग पावर FO/FE थी, इसमें FO/FE के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई होने लगा है 1 से। हाँ मतलब कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनोगे तो शायद आप भी कहोगे हाँ यही ज्यादा बेटर है, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर FO/FE है, इस वाले में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो FO/FE तो है ही है, ये वाली, उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो गया, मल्टीप्लाई भी 1 प्लस कुछ, 1 से ज्यादा का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फील कराने के लिए कि ये मैग्नीफाइंग पावर और अच्छी हो गई, इससे भी अच्छी हो गई। तो जल्दी बोलो, टेलीस्कोप के फंडामेंटल समझ में आए या नहीं आए, टेलीस्कोप के, यही है टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सब में वही चलन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होना है। अब फटाफट 2-3 सवाल कर लेते हैं, फिर फ्री करता हूँ आपको, ठीक है ना। थैंक यू बेटा, जिनको समझ में आ रहा है, जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, भगवान करे जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगे जाके कॉलेज लाइफ में 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड मिले, और लड़कियों के खूब अच्छे से रिचार्ज हो, ठीक है, खूब बढ़िया रिचार्ज। और तुम्हें सवाल करा रहा हूं पहले 9.13 और 14, ठीक है, चलिए 9.13 और 14 मैंने मिटाऊं, इन्हें मिटा नहीं रहा हूं अभी, मिटा देता हूं, चलो। चलिए, कोई अच्छी जॉब बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जॉब यार, तुम फ्यूचर हो, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब दोगे तुम भविष्य के। अब मुझ में बोला नहीं जाता, आज तक सीख नहीं पाए हो, एंटरप्रेन्योर, ये बोलना नहीं आता मुझे, तुम भविष्य के एंटरप्रेन्योर हो, ये ढंग से बोल नहीं पाया मैं आज तक। अच्छा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे भेजना, ठीक है, कैसे बोलते, कैसे बोल लूं, वैसे सीखूं कैसे बोलना,
है नहीं? ठीक। हाँ, अरे और क्या, तुम जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे, जॉब जनरेट करोगे तुम लोग। हाँ, मेरे मुंह में घी शक्कर, थैंक यू बेटा, क्योंकि मुझे अभी और कॉन्वेक्स लेंस बनना है, अभी और मोटा होना है। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, 9.13 लेते हैं। A small telescope has an एक स्मॉल टेलीस्कोप है, छोटा सा है बेचारा, उसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ सस्ता सवाल है, एफओ 144 सेंटीमीटर है। ओके, एंड आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? इस सवाल को पढ़ने के बाद आप ये बताइए, सवाल में कंप्लीट लग रहा है? कंप्लीट लग रहा है आपको? ये सवाल इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसने ये बोल दिया मैग्नीफाइंग पावर निकालो, ये तो पता ही नहीं कौन से वाली सिनारियो में निकालना है। तो पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बोले कि मैग्नीफाइंग पावर निकालो, तो आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालिए ना, और बता देना इतने से इतना मैग्नीफाई करके दे देगा। लेकिन एनसीईआरटी ने केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट की निकाली हुई है, सवाल ने नहीं बोला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सवाल की बदतमीजी, उसे क्लियर करना चाहिए। उसने बोल दिया मैग्नीफाइंग पावर निकालो, उसने कहा सेपरेशन बिटवीन द लेंस निकालो। अरे हमें क्या पता उसको कहां मजा आ गया है, उसने क्या एडजस्ट करके रोक लिया है। तो आप यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों निकालिए ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट की भी मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम वाली भी। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का करा के, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट का करा के आंसर मैच कराता हूं। देखिए एक बार ये, ठीक है ना, इन्फिनिटी से लाइट आई होंगी, मैंने गलती करी फिगर मिटा के। पहली बार, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, पहली बार एफओ पर ही बनेगी इमेज, पहली बार एफओ पर ही बनेगी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन्फिनिटी से आती है। ठीक है, और फिर क्योंकि मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पर बेस सवाल कर रहा हूँ, एज्यूम करके, ठीक है, आप दूसरा अपने आप करना। तो फिर ये इमेज कहां बनाएगा? इन्फिनिटी पर। ये डिस्टेंस एफ ई हो जाती है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं यू ही नहीं लिख रहा, एफ ई लिख देता हूं, क्योंकि इसके फोकस पे रखोगे तब नॉर्मल एडजस्टमेंट जनरेट होगा। तो अब बताइए मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ अपॉन एफ ई, खत्म करो, 7 की घटा एफ ओ। निकुंज क्या कह रहे हो बेटा आप? क्या बड़ा लंबा सा लिखा है सर, ऐसे क्वेश्चन में सीधे मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कौन सा डायग्राम, वो तो सस्ता है, फटाफट बना दिया, मत बनाना। तो एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ कितना है 144, एफ ई 6, डिवाइड करो इसको। मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकाल रहा हूँ, 6 दूनी 12, 2 6 24, मैग्नीफाइंग पावर 24 हो गई। अच्छा इसमें एक और चीज, सेपरेशन की एल निकालना है। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द लेंस जिस तरीके से यूज हो रहा है, एफओ में एफ ई जोड़ दो बस, एफओ में एफओ प्लस एफ ई, चेक करो है या नहीं। वैसे तो ठीक है ना, एफओ और एफ ई, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, ये 144 है, और दोनों की यूनिट भी सेम है, 150 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर है दोनों। चलिए अगला सवाल उठाते हैं। अगला है 9.14, 9.14, वो क्या कह रहा है? अ जायंट, अब की बार बड़ा आ गया, अभी ये था स्मॉल टेलीस्कोप, अब एक जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। देख रहे हो फोकल लेंथ कितनी है? 15 मीटर। कहां सेंटीमीटर में थी, तभी तो जायंट हो गया। ठीक है, बड़े टेलीस्कोप और दूर का दिखा देते हैं ना। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज, आई पीस यूज करेंगे हम 1 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का। ठीक है, आई पीस, तो वो कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। फिर बदतमीजी की इसने, फिर ये वो छोड़ दिया कि मैग्निफिकेशन निकालो एंगुलर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, एनसीईआरटी आई डोंट नो हर बार एनए का निकाल देती है, एनसीईआरटी एनए नॉर्मल एडजस्टमेंट का निकालती है, लेकिन पेपर में आप दोनों निकालिएगा। फिलहाल एनए, मैं एनए निकाल देता हूं, क्या होगा बोलो, ये एफओ अपॉन एफ ई। अब यूनिट का ध्यान रखना, इस बार ये 15 मीटर है तो 1500 सेंटीमीटर कर दो, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है, तो 1500। और आप देख रहे हो जायंट टेलीस्कोप है, तभी 1500 एक्स का है, 1500 गुना अल्फा को बीटा कर देगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब वो कह रहा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, अब मून को देखना है। ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक से पढ़ना,
हमें डायमीटर किसका निकालना है, फाइनल इमेज का नहीं। हाँ एच डैश, बिल्कुल एच डबल डैश नहीं, एच डैश निकालना है। और बाकी द डायमीटर ऑफ द एक्चुअल मून और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट का मतलब मून कितनी दूर है, एक तरीके से मून अर्थ से कितनी दूर है। तो देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये रहा हमारा मून, चंदा मामा, चंदा मामा, ठीक है। और ये वो मून है, अपने अपने उस चांद को नहीं देख रहे हो, ठीक है। सूरज वो नहीं कि सूरज पूरब से निकलता है और चांद ब्यूटी पार्लर से निकलता है, उस चांद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना ये सवाल कर रहा। ठीक, चलिए अब आ जाइए, ये रहा मून। और मैं फिर ऐसी बात करके खुद भूल जाता हूँ क्या पढ़ाना था। और ये रहा, मैं इसे बहुत दूर कर देता हूँ, आप इमेजिन कर लेना ये बहुत दूर है, ठीक है। इसको ऐसे और कर देता हूँ, ये अब यहां पर हमारा बहुत दूर एक ऑब्जेक्टिव रखा है, बहुत दूर। और भाई मून की जो रे आएंगी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर ही पड़ेंगी। तो ये क्या करता था, देखो एक ही रे डायग्राम बना देता हूं, ये देखना ये समझ में आया या नहीं आया, तो मैं आगे बात करूं। पहले ये समझो, ये बहुत दूर से आ रही है, इसलिए मैंने इसको भी यूं कर देता हूं, ये बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। कोशिश करो थर्ड मीटिंग ज्वाइन ना करनी पड़े यार, प्लीज थर्ड मीटिंग एक सवाल करवा लेना, फिर तुम मुझसे अलग से वीडियो बनवाते हो। एक्चुअली जिसको थर्ड मीटिंग कम अनकंफर्टेबल लगे वो छोड़ देना, बस थोड़ी देर की बात है। एक सवाल और कराना चाह रहा हूँ, टेलीस्कोप का मोमेंटम तो बना रहेगा ना। अब देखिए ये समझ में आ गया, ये मून है चंदा मामा, इसकी इमेज एफओ पर बनी होगी। हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मून, यानी ये डायमीटर डी, इस डी की वैल्यू दे रखी है, चलो मैं आप ही के लिए छोड़ देता हूं, डी दे रखा है, कुछ दे रखा है पढ़ लेना। और एक है लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट जानते हो कि नहीं? लूनर ऑर्बिट होता है ये रही अर्थ और ये रहा मून, तो मून भी तो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, दिस इज अर्थ। तो मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लूनर ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पर होगा, हमारा आप यहीं पर तो है, तो यानी ये डिस्टेंस का मतलब हो गया, ये साफ साफ नहीं बोला सवाल ने कि ये डिस्टेंस है, उसने बदतमीजी करके बोल दिया लूनर ऑर्बिट रेडियस। तो यानी जो रेडियस है वो मून और ऑब्जेक्टिव के बीच की डिस्टेंस, यानी ये आर, ये दे रखा है। अब बताना ये जो अल्फा है यही पीछे अल्फा बन जाता है, आपको ये एच निकालना है। और इस एफओ की वैल्यू दे रखी है हमको 15 मीटर। तो क्या लगता है बताइए कैसे निकालें, इस एच को कैसे निकालें? तो देखो बहुत सिंपल है, इधर वाला अल्फा इक्वल टू उधर वाला अल्फा, भाई इधर वाला अल्फा इक्वल टू उधर वाला अल्फा, इधर वाले अल्फा के लिए दिस अपॉन दिस कर दो, डी अपॉन आर, है ना, ये अपॉन आर। और उधर वाले अल्फा के लिए एच अपॉन एफओ कर दो। अब बताओ हो गया नहीं हो गया, एच निकल आया कि नहीं? अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। तो एच बराबर कितना हो गया, डी अपॉन आर एफओ, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक और थोड़ा सा मलूक सा सवाल लेते हैं, तो झंडू बाम सवाल थे थोड़ा बहुत, ठीक है। 9.34 और 9.35 ये दो सवाल हो रहे हैं ना, फटाफट देखिए, बस इन दो के अलावा तीसरा नहीं कराऊंगा। .34 ठीक है, वो कह रहा है आई स्मॉल टेलीस्कोप, छोटा सा टेलीस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 140 है। ये तो फॉर्मूला बेस है, चलो फिर भी बता देता हूं, यानी 9.34 भी कोई क्वेश्चन नहीं निकला। एफओ कितना है हमारा, एफओ है 140 सेंटीमीटर, एफ ई कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, अब ये है कंप्लीट सवाल, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन द टेलीस्कोप इज यूज्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट और फाइनल इमेजेस एट डी। यानी इसमें क्लियर बोला है, एक बार मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर या यूं कहिए नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली निकालनी है। तो बेटा इसलिए मैं कहता हूं कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लो तो बेटर है। एफ ओ अपॉन एफ ई यानी 140 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 40 28, ये रहा बी। अब आते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तब बनती है जब फाइनल इमेज डी पर होती है। उसको आप कैसे याद करोगे, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, एफ ई अपॉन डी। अभी तो याद है, अभी तो ताजा ताजा है, बाद में कंफ्यूज हो गया आप, है ना। एफ ओ अपॉन एफ ई आप 28 निकाल ही चुके हो, 1 प्लस एफ ई की वैल्यू है 5 और डी 25। इसको बेटा सॉल्व करो और आंसर मैच करो जल्दी जल्दी इसको। चलो तो ये क्वेश्चन भी निपटा।
ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, तो ये भी कोई सवाल तो नहीं था ना इस स्टैंडर्ड पे, सवाल थोड़ा बहुत है। तो ये है 9.35, 9.35। देखिए ये कंप्लीट है सवाल। वो कह रहा है फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन दिस क्वेश्चन। तो हमने इसको सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये वाला सवाल भी करना था। पहला क्वेश्चन, ओ नहीं नहीं, फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.34 ए, ये वाले में ए कौन सा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट का सवाल करना है हमें। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, बताना बताना बताना। जो डायरेक्ट कर सकते हैं अभी अभी करके चुके हैं जी हाँ हर्ष, 145, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो इसका फिगर नहीं दिखा रहा हूं, ये तो हम कर चुके। जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो FO प्लस FE होता है, ये हम कर चुके हैं, तो इसलिए ये भी कोई सवाल नहीं निकला। अब भी क्वेश्चन देखिए, अभी कराया था। अब आ जाइए, इफ द टेलीस्कोप इज, ये वाला टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ, अब बी और सी एक ही बार में करेंगे, बी और सी सवाल एक ही बार में करेंगे। यदि इस टेलीस्कोप की मदद से हम एक 100 मीटर ऊंची टावर को देखना चाह रहे हैं जो कि हमसे 3 किलोमीटर दूर है, तो देखो टावर तो मैंने ये बनाई, ये रही, और 100 H लिख देता हूं इसको, 100 मीटर H की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। और उससे अब आप बताना, डॉट डॉट कर देता हूं, काफी दूर है ना, काफी दूर होगी, बहुत छोटा दिखेगा तो, यानी दूरी का प्रभाव ये होता है कि 3 किलोमीटर देखने के बाद, और ये H है 100 मीटर, 3H यहां लिख देता हूं, H इक्वल टू 100 मीटर। 3 किलोमीटर की दूरी से 100 मीटर की टावर भी यूजलेस है। हाँ सेम है, ठीक है सेम। और उसके बाद उसने पूछा है इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टाल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो पहले तो ये भाई साहब बनाएंगे इमेज, मैं इसमें डायग्राम बनाऊं, तो ये तो सवाल वो मून वाला जैसा हो गया, मून वाले जैसा हो गया ये, लेकिन इसमें एक सवाल और ऐड किया है ना, ये रहा हमारा H डैश, इस बार इसे H डैश लिख दिया। ये डिस्टेंस FO होगी, क्योंकि तो पहली बार इमेज FO पर ही बनती है, तो ये अल्फा और ये अल्फा। तो पहले ये बताइए H डैश निकल आएगा कि नहीं, H डैश निकल आएगा ना। फिर उसके बाद एक सवाल और पढ़ देता हूं मैं ही निकाल दूंगा, हाँ अल्फा इक्वल टू अल्फा करके। व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ द टावर इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो बताना, यदि मैं इसको आगे खिसका दूं आई पीस, तो ये डिस्टेंस अब UE हो गई, UE। फाइनल इमेज यहां कहीं बन रही होगी, H डबल डैश कर देता हूं, और ये दूरी वो चाह रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर पर बने। ये कहने को टेलीस्कोप का सवाल है, लेकिन H डबल डैश निकालने के लिए टेलीस्कोप की नहीं, सिंपली लेंस इक्वेशन के फंडामेंटल चाहिए। तो देखिए हमको H डैश भी निकालना है और H डबल डैश भी निकालना है, ये दो चीज निकालनी है। तो बताओ बी सवाल के लिए, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा कर दूं, इधर का अल्फा इक्वल टू उधर का अल्फा, तो ये अल्फा है, इधर से तो है 100 मीटर अपॉन 3 किलोमीटर, यूनिट बाद में देख लेंगे, और उधर H डैश अपॉन FO कितना है हमारा, 140 सेंटीमीटर। बताना बेटा आप लोग, यूनिट को एडजस्ट करके बताओ, साला मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, H डैश निकाल के बताइए कितना आ रहा है, जरूरत पड़ेगी H डैश निकालिए। तो मैं मान लेता हूं कई लोगों ने आंसर दिए हैं और अच्छे बच्चों ने दिए हैं, 14/3 यूनिट सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर। तो चलिए ये 14/3 सेंटीमीटर आ गया, ये भी झंडू बाम सवाल। अब आ जाइए, हमें H डबल डैश निकालना है। तो H डबल डैश निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे, आप एक काम करो, पहले ये UE निकालो। ये UE कैसे निकलेगा, देखिए 1/V माइनस 1/U 1/F होता है। अब ये फॉर्मूला मैं आई पीस के लिए यूज करूंगा, तो थोड़ा सिंबल डाल दिया। इसकी इमेज 25 पे बन रही है जैसा सवाल कह रहे हैं, तो -25 डालेंगे। UE हमें नहीं पता, अभी निकल जाएगा, और FE कितना है 5, तो -1/UE कितना हो गया 1/5 + 1/25, ठीक। और ये हो गया 6/25, नहीं 5/25, 6/25 UE हो गया। देखना बेटा आई एम ठीक और नॉट, -25/6 लेस देन, एक काम करो ज्यादा जल्दबाजी, ठीक है चलिए स्टार्ट। हाँ अब देखिए, तो UE आ गया 25/6 माइनस का,
अब आप बताइए इस यूई की मदद से एच डबल डैश कैसे निकल आएगा भाई? सर ये तो आपने जबरदस्ती मेहनत करा दी। इस यूई से सर कहीं पे ईट, कहीं मतलब कहीं पे निकाय कहीं पे निशाना, यूई क्यों निकाला है? निकालना तो हमें, हाँ वेरी गुड माधव, क्योंकि हम जानते हैं ना एच डबल डैश अपॉन एच डैश। अरे मैं बताता हूं, एच टू अपॉन एच वन वी अपॉन यू फॉर्मूला होता है नहीं होता, ये बताओ लेंस में। एच टू अपॉन एच वन वी अपॉन यू, तो ये फॉर्मूला इसको डेडिकेट कर दो। इसका एच टू ये रहा, एच डबल डैश, इसका एच वन, एक काम करो तो एच टू इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू एच वन, एच वन को वहां ले गया। अब देखते हैं एच टू का रोल प्ले कर रहा है एच डबल डैश, वी का रोल कौन प्ले कर रहा है -25, यू का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये ना -25 अपॉन 6, और H1 का रोल आप निकाल के आए हो। अब ये H1 जैसा निकालोगे, अब H, एक चीज और, एक चीज सुनना, H डैश 14/3, ठीक, 14/3, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है ये 28, H डबल डैश इक्वल टू 28 आ रहा है ना। फिर एक बात बताता हूं मैं इसमें, पहले कंफर्म करो 28 आ रहा है ना। हाँ, तो एक लास्ट बात बता के फ्री करता हूं। हमने इस फॉर्मूले में H डैश पॉजिटिव रखी है और H डबल डैश भी पॉजिटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है अपने आप डिकोड करो। हमने H डैश पॉजिटिव रखी है, आप कुछ लोग सोच सकते हैं सर वो तो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा आप नेगेटिव भी रख सकते थे, क्योंकि मैंने इन द बिगनिंग ही बता दिया था आपकी इच्छा है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, लेकिन आपको कायदे से वहां नेगेटिव रखनी थी ना यार, तो नेगेटिव रख दीजिए, नेगेटिव रख दीजिए तो H डबल डैश भी नेगेटिव आएगा। तो जब दोनों चीज एक जैसे साइन की होती है तो वो वर्चुअली तो होती है ना।